अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं डॉक्टर रुबीना। जैसे कि आप लोगों से पहले भी ग्रुप में डिस्कशन हो चुकी थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 क्रेडिट आवर का आप लोगों का मेरे पास है, जिसमें जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के हवाले से शायद आप लोगों को थोड़ा सा सी इंफॉर्मेशन बाकी टीचर्स से आइडिया हो गया हो कि इसमें आपके पास जो आपका सिलेबस है उसमें एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री है, यूवीआईआर, फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक नेम रिएक्शन यानी कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स का चैप्टर है। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस है और जो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर 1 क्रेडिट आवर में मैंने कवर करने हैं। और बाकी जो सिलेबस है नेम रिएक्शंस या यूवीआईआर वाले वो डॉक्टर अरशद करेंगे, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो डॉक्टर शबनम जो है वो कवर करवाएंगी आप लोगों को। सबसे पहले हम जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, जो चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और उसमें हम आज जिसमें बात करेंगे वो है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स की बेसिक कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। उसमें पहले ये है कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक्स आप जो है वो इस टॉपिक के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके पास जो है वो क्लेडन की बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जैनिस स्मिथ की बुक है, वेट की, सॉलमंस की, मैकमरी, ब्राउन, और इसके अलावा हक नवाज भट्टी की बीएस और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए बुक है, और पीटर साइक्स की। तो ये जो लेक्चर है जितने भी इस पे बेस हैं, जैसे कि आपके पास मतलब एसिड या बेसिस के जितने भी लेक्चर हैं वो इन बुक्स में से मैंने कंसल्ट किए हैं। आप लोग जो है वो इस मतलब बुक्स में से उसको देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम पहले थोड़ी सी बेसिक्स देख लेंगे, टर्मिनोलॉजीज वगैरह एसिड और बेस के हवाले से, फिर हम जो है अपने मेन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो है वो रिवाइज होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले स्टडी किए होंगे, आर्हीनियस है, लिविस है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है। जहाँ हम बात करते हैं आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की, तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन में, वो एसिड कहलाता है। और बेस हम किसी भी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो जो है वो बेस कहलाता है। ये था अर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट था। इसके ड्रॉबैक्स क्या थे वो सारा आप जानते हैं कि तमाम जो है वो कंपाउंड ऐसे नहीं होते जो कि एसिडिक सॉल्यूशन वो हाइड्रोनियम आयन दें या बेस हाइड्रोक्सिल आयन दें। तो वो अपनी जगह पर हैं, वो आप लोगों ने सही किए भी होंगे। हम जस्ट सिंपली उनको रिवाइज कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब बेसिक इसका क्या था, थीम क्या थी। इसी तरह हम बात करते हैं फिर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट की। उसमें क्या था कि उसमें यह था कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर या डोनर के बाद जो है वो एसिड जो है वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होता है, और बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कॉन्जुगेट एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी के आप कॉन्सेप्ट मतलब कि उससे आया हमारे पास थेरी से। और उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो वो मतलब वो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो प्रोटॉन डोनर के तौर पर यानी काम कर सकता है, जो ऐसा कि इसमें था। तो इसी लिहाज से हमने जो है वो मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड चूंकि ऑर्गेनिक एसिड है तो इसीलिए उसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की कि इसको समझाने के लिए क्लोरी कॉन्सेप्ट को कि जो है वो OH बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पोलर होता है, तो उसकी आयनाइजेशन हो सकती है, और वो जो बेस है वो है वो एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है या वाटर है, या समझ लें आपके पास अमोनिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन देगा तो कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट होगा। वो अमोनिया या वाटर अगर यहाँ पे है
वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और वो अमोनियम आएंगे, उसमें कन्वर्ट होके आपके पास कॉन्जुगेट एसिड दे देगा। जो अर्हेनियस था ने सिर्फ ये कहा कि हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना, हाइड्रोक्सल हाइड्रोजन आयन को रिलीज करना, हाइड्रोजन को देना एक्वस सॉल्यूशन के अंदर को है। फिर जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट था उसमें ये आगे आया कि प्रोटॉन देना और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना जो है वो बेस है। तो इसमें हमारे पास वो वाली भी आ गई, जैसे अमोनिया हो गया कि वो हाइड्रोक्सल आयन तो नहीं दे रहा अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रोटॉन का एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो है यानी कि जिसके पास लोन पेयर है और वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो बेस है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है लिविस एसिड बेस का, उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की बेसिस पे डोनेट करने या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की बेसिस पे उन्होंने कंपाउंड्स को एसिडिक या बेसिक का नाम दिया। इन अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट लिविस एसिड वो है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता हो, और बेस वो है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की एबिलिटी रखता हो। तो उनको हम जो है वो एसिड और बेस कहते हैं। नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं लेस एसिड्स की, जैसे हमारे पास BF3 हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया। तो ये है कि जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, और बेस में से हमारे पास अमोनिया, वाटर यानी अल्काइल अमाइंस हो गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो प्रोटॉन देने की एबिलिटी रखते हैं, तो उस बेसिस पे हमने उसको बेसिक कह दिया। तो सिंपली अगर एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पे आपके पास डायल इथाइल ईथर है और उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और वो BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बोरॉन आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो उसको जो है वो देगा और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि यहाँ पे भी इस मॉडल में भी दिखाया गया है। तो इसमें ये बेस है और ये आपके पास जो है वो एसिड है। ठीक है, तो वो कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो कोई आयन भी हो सकता है जो कि एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर, या तो वो हमारे पास जो है वो एसिड है। इसी तरह अगर जो है वो एक और एग्जांपल अगर हम ऑर्गेनिक की उसमें देखें कि ये आपके पास एक एल्कीन है, ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट कर सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन जिसने लोन पेयर को लिया या वो इलेक्ट्रॉनिक पेयर को लिया, और बेस जो है वो आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो यानी ये बेसिक होगा, और तो ये एज अ बेस जो है ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्ट कर रहे हैं। या यूं हम अगर बात करें कि ये कार्बोकैटायन है, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ब्रोमाइड आयन अब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दे रहा है, बॉन्ड बना रहा है उसके थ्रू। तो ये भी आपके पास जो है वो क्या होगा, ये एसिडिक में आएगा एग्जाम्पल में। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हमें तमाम एसिड जो हैं वो एक जैसे नहीं होते। तमाम एसिड या बेस की इलेक्ट्रॉन देने की, एक्सेप्ट करने की, प्रोटॉन लूज करने की, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की, या अगर हम लोन पेयर डोनेशन या एक्सेप्टेंस की बात करें, तो तमाम एसिड या बेस जो हैं वो इक्वल स्ट्रेंथ के नहीं होते। तो हमें अगर दो एसिड्स या डिफरेंट एसिड्स या बेसिस आपस में कंपेयर करने हैं, तो हम उनको किस तरह से कंपेयर करेंगे? हम क्या कोई टर्मिनोलॉजी है, क्या कोई वैल्यूज है, या क्या है, किस तरह से एसिड या बेस की स्ट्रेंथ जो है वो एक्सप्रेस या कंपेयर होगी? तो उसके लिए हम यूज करते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्मिनोलॉजी, या यूं कह लें कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो है वो टर्म यूज करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड और बेस। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक एसिड है, हाइड्रो आयोडो यानी हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है, और हम ये देखते हैं सोल्यूशन मतलब वाटर के अंदर वो इस तरह से, यानी ये HI जो है वो प्रोटॉन दे रहा है, और ये वाटर जो है बेसिकली अपना मतलब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये दे रहा है। तो ये आपके पास हाइड्रोनियम आयन और हाइड्राइड आयन की फॉर्म है। तो हम अगर इसका लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टडी किया होगा BSc में। तो जब आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो यानी चूंकि एसिड इस स्ट्रेंथ के बारे में हम देख रहे हैं, जानना चाहते हैं HI की, तो हमने उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को या आयनाइजेशन कांस्टेंट कह लें या डिसोसिएशन कांस्टेंट कह लें, तो उसको हमने KA से रिप्रेजेंट किया। और अब जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जब आप लिखते हैं तो
प्रोडक्ट्स आपके पास ऊपर होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिवाइडेड बाय द स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, चूंकि वाटर आपके पास एक्सेस में है तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपके पास जो के ए की वैल्यू है वो बहुत लार्ज आती है, और वो है 1 × 10⁻⁻10। और एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की उससे ये पता चला कि एच आई जितनी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए, तो हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ दैट एसिड। तो इससे हमें यानी अगर हमने किसी भी एसिड को कंपेयर करना है तो हम उसकी के ए की वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे। तो जिसकी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी जो वो है स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी, और जिसकी के ए की जो वैल्यू है वो कम होगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास कम होगी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रॉन्गर द एसिड हायर या लार्जर विल बी द जो है वो वैल्यू ऑफ द के ए। अब हम यहाँ के ए की टर्मिनोलॉजी या के ए का की जो वैल्यू है वो हमारे पास इनऑर्गेनिक एसिड्स की हद तक तो ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं और उनकी के ए की वैल्यू भी कंपैरेटिवली हायर होती है। जैसे हमने एच आई के केस में एक्सपेरिमेंटल उसकी वैल्यू देखी और वो हमारे पास काफी ज्यादा आ रही थी। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं दे आर वीक एसिड्स। उनकी जो आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो उस तरह से उतनी ज्यादा नहीं होती। क्यों? इसलिए क्योंकि वो वीक एसिड्स होते हैं। अब उसमें आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ अल्कोहल की, या आपके पास मतलब ये आपके पास अल्केन्स हैं जो कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक होते हैं। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं, आगे चल के हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कोहल है, ये उस को आप देखना चाहते हैं और उसकी ये मतलब आयनाइजेशन है। इस तरह से आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा और उसकी के ए की वैल्यू। तो अब आप जरा के ए की वैल्यू कंपेयर करें अल्कोहल और इस अल्केन्स और एच आई की, तो आप देखेंगे कि के ए की वैल्यू जो है वो कितनी स्मॉलर है या नेगेटिव में चली जाती है, यानी माइनस में। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू अ होल नंबर, एक पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम के ए की बजाय जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो है पी के। और वो पी के ए क्या है? वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ जो है वो के है, और वो हम हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है बजाय कि हम माइनस में एक बड़ी वैल्यूज जाके लिखें। और उसको तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो इसलिए जब भी हम ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे डिफरेंट बुक्स वगैरह में वहाँ के ए की बजाय पी के ए का वर्ड जो है वो यूज होता है। ठीक है, इसमें अब आपके पास क्या है कि आपने जो के ए की वैल्यू थी बेसिकली वो के पी के में किस तरह से कन्वर्ट हुई, आपने नेगेटिव लॉग लिया के ए का और आपने उसको सॉल्व किया इस तरह से, और आपके पास जो है वो पी। अब आपके पास उलट हो जाएगा, यानी हमारे पास के ए के केस में तो ये था कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। लेकिन चूंकि अब आपने के ए का नेगेटिव लॉग लिया है तो अब आपके पास जो पी के ए की वैल्यू आएगी उसमें ये होगा कि जो पीकेए जिस एसिड की कम होगी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपके पास ज्यादा होगी, और जिसकी पीए की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो अ, आपके पास कम होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ के ए और जो के बी था फॉर बेसिस, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर रहा था। तो जैसे जैसे के की वैल्यू ज्यादा होगी इट मींस की जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो ज्यादा है। ठीक है, और ज्यादा डिसोसिएशन मीन कि ज्यादा हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, सो के ए से इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है वो किस तरह से है। अब जैसे कि यहाँ पे एक और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड के लिहाज से जो है वो उसकी बताई गई है। मैंने आपको ये बताया कि हम जो है वो के ए की बजाय हम पी के ए की जो है वो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। अब थोड़ा सा ये बताया गया है कि पी के ए वैल्यू के हवाले से कि पी के ए वैल्यू जो है वो क्या चीज होती है। एक तो ये आपको बताया कि पी के ए जो है वो नेगेटिव लॉग है
आपके पास के यानी आपकी डिसोसिएशन कांस्टेंट का, तो पीएच जो है बेसिकली क्या होती है, पीएच किसी भी एसिड की जो पी के वैल्यू होती है वो इज इक्वल्स टू होती है उसकी पीएच की, यानी ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जो हाफ ऑफ द एसिड है वो आयोनाइज्ड फॉर्म में होता है और हाफ ऑफ द एसिड जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है। यानी जो इस ये पी के किसी भी एसिड की जो पी के वैल्यू होती है वो पीएच की वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर वो जो एसिड है वो 50% आपके पास आयोनाइज्ड फॉर्म में हो और 50% जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। एक्स एक्सिस पे आपके पास जो है वो पीएच है और वाई एक्सिस पे आपके पास जो है वो परसेंटेज है अनआयोनाइज्ड एसिड की और आपके पास परसेंटेज है उसके कॉन्जुगेट बेस की, यानी जब आयनाइजेशन के बाद। तो पी के ए यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास है एसिटिक एसिड और उसका 4.7 या 4.5 है पी के ए की वैल्यू, तो उस उस पीएच की उस वैल्यू पे जो उसके उसकी पी के ए की वैल्यू है उस पर आपके पास जो है वो 50% एसिड जो है वो एच ए की फॉर्म में होगा और 50% जो कंसंट्रेशन है वो ए नेगेटिव की फॉर्म में होगा। यानी यूं कह लें कि पीएच पे या यानी पी के की जो वैल्यू होती है उस पर ये होता है कि जो 50% एसिड है वो आयनाइज हुआ होता है। ठीक है, अब हम जरा बात करते हैं पीएच और पीके की। तो हमने देख लिया कि किस तरह से होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जब भी हम ऑर्गेनिक एसिड्स का जिक्र करते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स जो है उसका और केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे पास जब भी एसिडिक क्लास को अगर हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ही नाम आता है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स के स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को हम जरा देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप उसका क्या है। कि कार्बोक्सिलिक एसिड मुश्तमिल है कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोक्स कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सल के ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है उसका स्ट्रक्चर है, इसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और कार्बोनाइल कार्बन आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ पे, और ये आपके पास जो है वो बॉन्ड लेंथ के बारे में और एंगल वगैरह के बारे में जो है वो बताया गया है। कार्बोनाइल और की एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपके सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी विड्रॉल पावर की वजह से ही, और ऑक्सीजन खुद भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और उसमें जो है वो पोलराइजेशन होती है और ये बॉन्ड जो है वो वीक होता है और उससे क्या होता है कि इसकी आयनाइजेशन जो है वो मुमकिन होती है, जिसकी वजह से इस प्रोटॉन को की वजह से की आयनाइजेशन की वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वो आपके पास एसिडिक है। ठीक है, क्या है ये sp3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड या s करेक्टर क्या है, ये यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर के हवाले से तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होना है उसको हम चल के आगे अपने लेक्चर्स के अंदर ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट के हवाले से आज बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसकी बात कर कंपैरिजन करें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, तो अल्कोहल के केस में आपके पास जो है वो अल्कोक्साइड आयन, मतलब जो आप अच्छा ये चीज तो आप जानते होंगे शायद कि कोई भी एसिड जब आयोनाइज होता है तो वो कंजुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करने में, कि जितना ज्यादा किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा उस एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। यानी यूं कह लें कि ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड। मैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस कह रही हूँ, उसकी बेसिसिटी नहीं कह रही। उसकी बेसिसिटी तो जितनी कम होगी उतना ही उसका एसिड जो है जिससे वो डिराइव हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब आप देखें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की पीकेए की वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस केस में पीकेए के केस में क्या होता है कि पीकेए की वैल्यू जितना ज्यादा होगी उतना एसिड की स्ट्रेंथ कम होगी, और पीकेए की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। अब आप ये देखें कि पीकेए वैल्यू अल्कोहल की 16 है और कार्बोक्सिलिक एसिड की नियरली 5 है।
तो चूंकि अल्कोहल की देखें अब इससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द अल्कोहल, इसलिए उनकी ये पी के वैल्यू में इतना चेंज है। लेकिन अगर आप के ए की वैल्यू देखें तो फिर के ए के केस में एसिड्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो अल्कोहल है उनकी पी के ए की जो है वो वैल्यू जो है वो होगी। अब कम अब उसमें ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितनी ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटीज होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ की उस एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो इंपॉर्टेंट होगी। तो वो फैक्टर, वो वाले सारे पैरामीटर जो कि एसिड की कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो बेसिकली उस एसिड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे होंगे, और जो फैक्टर उस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को कम कर रहे होंगे वो उस एसिड की स्ट्रेंथ को कम कर रहे होंगे। तो अगर हम अपने इन तमाम पॉइंट्स को समराइज करें कि जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा, और वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन स्टेबिलिटी इसका उलट होगी। ठीक है, और स्ट्रॉन्गर एसिड्स जो होंगे उनकी पीके की वैल्यू स्मॉल होगी, लेकिन जो के की वैल्यू है वो लार्जर है, और वीक एसिड के केस में उलट हो जाएगा। और हम चूंकि ऑर्गेनिक एसिड्स की बात कर रहे हैं जो कि जनरली वीक एसिड होते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड्स, तो हम उनकी पी के ए की बात करेंगे, और के की वैल्यू जो है वो टिपिकली ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए किस रेंज में होती है, -5 से 10⁻⁻50 तक। और पीके की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो उसकी वैल्यू किस रेंज में होती है फॉर ऑर्गेनिक एसिड, वो +5 से लेके +50 तक होती है। ठीक है, जनरल रेंज कुछ एसिड्स की है आपके पास। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं तो उनकी पीके की वैल्यू <<1 होगी, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो 1 to 3, वीक एसिड हैं तो 3 to 5, वेरी वीक एसिड हैं तो 5 to 15, और एक्सट्रीमली वीक एसिड्स हैं तो आपके पास जो है वो उसकी जो वैल्यू है वो मतलब ये होगी। अच्छा, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बताया है, द pKa values can also be used to readily estimate the equilibrium constant। फॉर एग्जाम्पल, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर किसी भी एसिड की pKa वैल्यू नियर जीरो है तो देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ दैट एसिड विल बी नियरली 1। ठीक है, नेगेटिव पी के वैल्यू जो है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो ग्रेटर जो है देन 1 है, while positive pK values are for acid with equilibrium constant less than 1। तो ईच सिंगल यानी कि चूंकि आपने 10 पी के ए का आपने नेगेटिव लॉग लिया था और वो 10 उसमें की वो थी उसकी तो आप यानी ये होता है कि आपके पास के ए लाइक, अगर आपके पास पी के ए की वैल्यू 1 यूनिट मतलब चेंज है तो इसको आपने 10 टाइम यानी 10 फोल्ड लेने, क्योंकि आपने नेगेटिव लॉग और वो बेस 10 आपने उस तरह से अप्लाई किया होता है। तो वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताने की कोशिश की गई है आपको, ये डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड और उनकी पी के ए वैल्यूज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आपके पास। कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं कि आपने फॉर ईच पी के ए वैल्यू आपके पास गिवन है, पी के ए की वैल्यू गिवन है, आपने के ए की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। वो किस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं कि पी के ए नेगेटिव लॉग ऑफ 10 के ए है, सो के ए इज इक्वल्स टू 10 माइनस पी के वैल्यू, और के ए की वैल्यू क्या है आपके पास, और उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट पुट करके हम उनकी जो रिस्पेक्टिव जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे आंसर। इसी तरह से ये वाला प्रॉब्लम जो नीचे वाला है ये अब आपने ऊपर वाले को देखते हुए नीचे जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो हम अगर बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो कोई भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको वही बेस जो है वो डीप्रोटोनेट कर सकता है जिस का जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी जो pKa वैल्यू है वो उस एसिड से हायर हो। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉन्जुगेट बेस है, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड है वाटर। अब वाटर की pKa वैल्यू है 15.7, लेकिन और इस कार्बोक्सिलिक एसिड की जो pKa वैल्यू थी वो 4.8 थी। अब आपके पास यानी अगर यहाँ पे आप कोई ऐसी बेस यूज करें कि जिसका जो कॉन्जुगेट एसिड है उसकी pKa वैल्यू इससे कम होगी, तो फिर वो जो है वो तो फिर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया।
फिर इस उस तरह से फिर ये रिएक्शन के अंदर वो डीप्रोटोनेट नहीं होगा, वो फिर आपके पास मौजूद। तो आपने कोई ऐसी बेस जिसके कॉन्जुगेट एसिड की पीकेए वैल्यू उस एसिड की पीकेए वैल्यू से ज्यादा होगी, तभी वो एसिड जो वो बेस जो है वो उस एसिड को डीप्रोटोनेट करेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल का रिएक्शन और है, ठीक है। अब आप जरा चेक करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्जुगेट एसिड की और सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप यूज करते हैं तो उसके कॉन्जुगेट एसिड की जो पीकेए वैल्यू है वो क्या है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की तो लाइट 4 की रेंज में है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 15.7 है और आपके पास जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो 6.4 है। लेकिन अगर आप ये फिनोल के साथ करते हो तो फिनोल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो डीप्रोटोनेट नहीं होता। आई वांट टू से कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल के में डिफरेंशिएट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो दोनों के साथ कर लेगा उसको डीप्रोट। लेकिन अगर आपने इस दोनों में डिफरेंशिएट करना है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा दें। कार्बोक्सिलिक एसिड तो डीप्रोटोनेट हो जाएगा विद सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जो फिनोल है वो डीप्रोटोनेट नहीं कर सके होगा बाय यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी क्या वजह हो सकती है ये आपने खुद सोचना है। ये डिफरेंट बेसिस हैं और ये उनके कॉन्जुगेट एसिड्स की वैल्यू गिवन है, ताकि आपको पता हो कि यार ये वाली बेस यूज करने करूंगी तो इस वाले फलां वाले एसिड के साथ तो ये रिएक्शन होगा, या वो डीप्रोटोनेट हो सकेगा या वो डीप्रोटोनेट जो है वो नहीं होगा। ये डिफरेंट जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड सिंपल जो है उनकी पीकेएस वैल्यूज मेंशन है। अच्छा, अब किस तरह से किसी भी एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई है कि जितना ज्यादा स्टेबल किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज्यादा वो एसिड जो है, देखो जब कोई भी एसिड अपना प्रोटॉन लूज करेगा तो अब उस के पास ये है कि वो एक इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर वो इस फॉर्म के अंदर स्टेबल होगा तो ही वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं देके इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर वो अनस्टेबल होगा तो वो फौरन बैक दोबारा से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बैक रिएक्शन में चला जाएगा। अब ये इस जो कॉन्जुगेट बेस है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही होती है। बेसिकली वो उसके स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करती है। उसके स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है, कौन कौन से ग्रुप्स अटैच हैं, कौन कौन सा इफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो स्टेबल होगा, वही स्ट्रक्चर डिटरमिन करेगा उसकी स्ट्रेंथ को। तो वो जो है वो आपके पास उसमें बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं। पहले तो ये कि आपके पास जो स्ट्रेंथ ऑफ द OH बॉन्ड है, ठीक है। पहला तो ये है कि इस बॉन्ड को आयोनाइज होने में कौन हेल्प कर रहा है, पहले तो इसने आयोनाइज होना है और फिर आयोनाइजेशन के बाद स्टेबिलिटी वाला पॉइंट आएगा। तो एक नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड्स होते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास कॉन्जुगेट बेस की अपनी स्टेबिलिटी, मतलब उसका इंडक्टिव इफेक्ट उसमें आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किस तरह से वो नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो रहा है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन पर डिफरेंट पैरामीटर आ जाते हैं। और सबसे पहली बात जो कि अभी बताई कि स्ट्रेंथ ऑफ द AH यानी OH बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है कि वो कितना स्ट्रॉन्गर है, कितना इजीली आयनाइज हो सकता है, और एट द एंड सॉल्वेंट जिसके अंदर वो मौजूद है वो सॉल्वेंट उस कॉन्जुगेट बेस को कितना स्टेबलाइज कर रहा है कि ताकि वो आयोनाइजेशन जो है वो फेवरेबल हो सके। तो मेन जो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहली चीज तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बीइंग ब्रोकन यानी जिसने आयोनाइज होना है, और उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ द आयंस बीइंग फॉर्म, ठीक है। तो हमने चूंकि हर दफा यही देखना है कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड ने टूटना है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, तो ये मतलब ये तो एक ही तरह का बॉन्ड है ना, उसमें तो यानी चाहे आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, चाहे आप अल्कोहल ले लो, चाहे आप फिनोल की क्लास ले लो, सबके अंदर OH के बॉन्ड नहीं टूट रहे हैं। तो एटम्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो OH का बॉन्ड ही आयनाइज हो रहा है।
लेकिन जो मेन चीज यहाँ पे है वो ये है कि पीछे बाकी का स्ट्रक्चर जो कि उस OH बॉन्ड को एक तो किस तरह से अनाइज होने में करने में फैसिलिटेट कर रहा है, दूसरा कॉन्जुगेट बेस को वो किस तरह से स्टेबल करेगा। उसमें आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उसमें रेजोनेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, साइज ऑफ द एटम है, चार्ज है, इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉल्वेशन है, स्टीरिक इफेक्ट है, उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं जो कि हम इंशाल्लाह वन बाय वन अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि किस तरह से चार्ज है, एटम है, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आपके पास उसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, ये किस तरह से जो है किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ को जो है वो चेंज करते हैं, या किस तरह से हम एसिड की स्ट्रेंथ डिटरमिन करते हैं। इस पॉइंट पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि बेटे आप लोगों को ये पता हो, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, रेजोनेंस क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इनका इफेक्ट किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक अगर एक स्टूडेंट को यही नहीं पता कि यार जो है इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज होती है, रेजोनेंस क्या चीज होती है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, अगर एक बंदे को यही नहीं पता कि ये बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये क्या हैं, तो वो इसका इफेक्ट उन किसी भी जगह पे अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगी कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले, यानी लाइक मंडे को आपका नेक्स्ट लेक्चर है, तो उससे पहले आप ये कोशिश करेंगे जो बेसिक आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा रिवाइज, उसमें आप ये देखें, इंडक्टिव इफेक्ट को स्टडी करें, उसमें आप जो है वो रेजोनेंस को स्टडी करें, उसमें आप टाटोमरिज्म, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये जो कुछ दो चार आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इनको आप अच्छी तरह से देखें। और वो जो है फिर जब आप नेक्स्ट दोबारा से अपना नेक्स्ट लेक्चर जब हम अपना करेंगे स्टडी, तो उसमें आपको मतलब डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि जो एसिड या बेसिक का जो चैप्टर है ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर बेसिकली बेस कर रहा होता है कि अगर आपको इन चीजों का क्लियर मतलब है आइडिया कि यार ये एसिड बेस, फिर आप उसको बता सकते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो, बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो। एक तो ये बात, दूसरी बात एट द एंड मैं ये कहना चाहूंगी आप लोगों से कि ये जो था रिकॉर्डेड लेक्चर आपको, क्योंकि जब मैंने इसलिए सेंड कर रही हूँ, आज मैंने ऑनलाइन आपके साथ एक क्लास तो लेनी ही थी, मैं चाह रही थी कि एक थोड़ा सा ऑनलाइन इंट्रोडक्शन हो आपसे, लेकिन कुछ इस तरह से मसरूफियत थी कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाई ऑनलाइन उस टाइम पर क्लास के लिए, तो फिर इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि जो भी आपके साथ क्लास हो वो ऑनलाइन ही हो, ताकि मेरा और आपका थोड़ा सा एक इंटरेक्शन भी हो जाए। इसमें यह है कि आप इस रिकॉर्डेड लेक्चर को सुने और इसके बाद आपके माइंड में आप सुनते वक्त अपने पास एक मतलब रखें, नोटबुक रखें, जो भी आप किसी भी नेक्स्ट ऑनवर्ड के लिए भी यही कह रही हूँ कि आप सुनते वक्त अपने पास अपनी पेंसिल, नोटबुक वगैरह रखें, जो भी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही आप अपने उस पे नोट करें अपने पॉइंट को, और आप जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, वो जो है वो जिस भी दिन क्लास होगी उस दिन और उससे नेक्स्ट डे तक उस पे आप मैसेज कर सकेंगे, वो मैं ऑन कर दूंगी उस पे सब वो ऑप्शन। तो आप अपना जो क्वेश्चन है वो अपने ग्रुप पे छोड़ सकते हैं। बेटे मुझे इंडिविजुअल मैसेजेस ना कीजिएगा। अगर लेट सपोज 70-80 की स्ट्रेंथ है मॉर्निंग की, तो इतनी ही स्ट्रेंथ इवनिंग की है, तो ये 150 बच्चों या 160-70 बच्चे में से अगर आधे भी आपको इंडिविजुअल मैसेजेस करें तो उसको रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो मैं ग्रुप में ही मैसेज को इनकरेज करूंगी, इंडिविजुअल मैसेज आप मुझे नहीं करेंगे। और सिर्फ आपकी क्लास ही तो नहीं है ना, फिर इस तरह से और भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो फिर एक टीचर के लिए उस तरह से इंडिविजुअल मैसेज का जवाब देना भी मुश्किल होता है। और दूसरी बात यह है कि लेट सपोज ग्रुप के अंदर अगर आपने एक सवाल पूछा है और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में वही क्वेश्चन है, या वो पूछ नहीं रहे या वो इंडिविजुअली सारे मैसेज करके पूछ रहे हैं, तो उसका फायदा ये है कि किसी एक के सवाल पूछने से वो सबको जो है वो आपको आंसर पता चल जाता है। ठीक है, और अगर मेरे हवाले से आपको कोई भी इसमें डिफिकल्टी हो, आपको मेरी समझ ना आ रही हो, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, आपको स्पीड का इश्यू हो, आपको किसी भी किस्म का इश्यू हो मुझसे कि यार ये पॉइंट हमें इस तरह से बताना चाहिए, मतलब हमें इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, वो रिपीट होना चाहिए, हमें
मतलब जो भी आपको हो डिफरेंस, मतलब आपको फील हो कि यार इस तरह से होना चाहिए ये, हमें इस तरह से बेहतर समझ आ रही है, तो वो आप लोग जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज।